जर्मनी में मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई करें, कितना पैसा लगता है, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, क्या सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, क्या यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज जर्मन में रहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के मास्टर्स एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आज के इस वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक का एक पर्टिकुलर जो कोर्स है मास्टर्स का, मास्टर्स इन डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके ये सारे क्वेश्चन आंसर करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने से पहले जो है थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो ये बंदा फंडा दे रहा है वो आखिर है कौन, उसका क्रेडिबिलिटी है या नहीं ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। तो मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैंने आईटी खड़गपुर से अपना बीटेक और एमटेक किया था, और उसके बाद जो है मैंने सीधा जर्मनी में अप्लाई किया था अपने पीएचडी के लिए न्यूरो साइंस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2016 में आ गया था, और 2017 से जो है मेरा फॉर्मली यहाँ पर मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी में यहाँ पर न्यूरो साइंस के फील्ड में जो है मैंने पीएचडी स्टार्ट किया था। तो जर्मनी में रहते हुए, म्यूनिक में रहते हुए मेरा अराउंड 5 साल करीब हो गया अब, और नेक्स्ट ईयर होपफुली पीएचडी कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पर का जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, तो काफ़ी सारा आइडिया जो है वो मुझे यहाँ पर है। ठीक है, और अभी रिसेंटली मैं एक ख़ास इंसान के लिए देख रहा था कि मास्टर्स अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जो प्रोसेस है, जो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया है, तो वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि जर्मनी में किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही कह दूं कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, जो सारा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा, वो आपको ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप TUM के वेबसाइट पर जाओगे, बस गूगल एक सर्च कर लो आप कि TUM मास्टर्स इन डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, तो आपको ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि पैसा कितना लगता है ना, पैसा कितना लगता है, क्या हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक जो भी वीडियो देख रहे हैं वो मोस्टली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आते होंगे, या फिर या तो वो अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, बैचलर्स कर रहे होंगे, या फिर अभी कहीं पर जॉब कर रहे होंगे बैचलर्स ख़त्म करने के बाद। ठीक है, तो पैसा कितना लगता है। तो अगर मैं ये स्पेसिफिक कोर्स के बारे में बताऊं, TUM का, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक का, मास्टर्स इन डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मनी में जितने भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, ठीक है, जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, तो मोस्टली यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही रहते हैं, क्वालिटी भी उन्हीं का अच्छा रहता है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं इनमें आपका एजुकेशन फ्री रहता है। ठीक है, चाहे आप मास्टर्स भी कर लो तो फ्री, मतलब ऑलमोस्ट फ्री रहता है। आपका सेमेस्टर फ़ी लगता है, लेकिन वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, सेमेस्टर फ़ी अराउंड 100 यूरो या फिर 150 यूरोज़ ऐसा लगता है। 1 यूरो आपका अराउंड 90 रुपीज़ आप सोच सकते हो। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर लेना, तो बहुत ही कम जो है वो सेमेस्टर फ़ी है ना। तो आपका ऑलमोस्ट ना के बराबर जो है आपका एजुकेशन फ़ी यहाँ पर लगता है। ठीक है, और सेमेस्टर मतलब एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का। ठीक है, तो आपका जो फ़ी है ना, जो आपका फ़ी है वो ज़ीरो है। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है, अराउंड 100-150 यूरोज़ पर सेमेस्टर आप सोच सकते हो। ठीक, इस पॉइंट पर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली जब मास्टर्स के लिए सोचते हैं यूएस वगैरह में, तो वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है ना, जो फ़ी रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो आपको लोन लेना पड़ता है, तो पहले से ही स्टूडेंट जो है वो लोन में डूब जाता है। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कि आपको फ़ी नहीं लगता है कुछ भी। ठीक है, अब एक्सपेंस क्या होता है यहाँ पर, जो आपका लिविंग एक्सपेंस है ना, लिविंग एक्सपेंस मतलब जहाँ पर आप रहोगे। ठीक है, वहाँ पर आप रेंट दोगे, तो वो रेंट का खर्चा, फिर जो आप खाओगे पियोगे, ट्रैवल करोगे, तो उसका जो खर्चा रहेगा। ठीक है, तो स्पेशली जो म्यूनिक में है, जो आपका मेजर जो आपका एक्सपेंस जाता है वो आपका रहने में ही जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो आप सिंगल ही आओगे मोस्टली, एंड अगर आप फैमिली भी है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप का डायरेक्टली जॉब नहीं है तो कुछ साल के लिए दूरी सह लेना और अकेले ही आना मास्टर्स करने के लिए, या फिर अगर आप बैचलर हो तो आप सीधा अकेले आओगे। राइट, तो फिर आपका जो लिविंग एक्सपेंस रहेगा रूम का, रेंट का, तो वो आप 600-700 यूरो तक में आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रह सकते हो। ठीक है, या फिर थोड़ा और जुगाड़ लगाओगे तो थोड़ा सा और कम भी हो सकता है कि 500 टाइप में आपको मिल जाए कहीं पर रूम, है ना। तो 500-600 या फिर 700 रख लो, और 200-300 यूरो जो है वो आपका खाने वाने का, ठीक है, खाने का और ट्रैवल करने का। तो आप 800-900 यूरो में जो है वो आप गुजारा कर सकते हो एक महीने का।
ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करके देख लेना है ना, मल्टीप्लाइड बाय 90 कर लो रफली, तो देख लेना कि कितना आपका लग रहा है। तो रफली ये एक्सपेंस है कि 800-900 यूरो में आप अपना यहाँ पर गुजारा कर लोगे। लेकिन इसमें ये क्या है कि आप साथ में मास्टर्स के साथ में जो है बहुत सारा यहाँ पर वर्किंग स्टूडेंट का रोल होता है ना, जॉब होता है कि आप मास्टर्स कर रहे हो और साथ में कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर लिया है ना, कि वीकेंड पर जाके कुछ आवर्स वहाँ पर जॉब कर लिया, या फिर आपका जो यूनिवर्सिटी है वहीं पर आपका बहुत सारा रिसर्च असिस्टेंट, टीए, टीचिंग असिस्टेंट, ये सब टाइप का जॉब रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर आने के बाद कुछ ना कुछ वैसा जॉब ढूंढ लेते हैं और फिर खुद को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा फैमिली से सपोर्ट चाहिए रहता है स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए, लेकिन बाद में जो है आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, है ना, कि आपका सेविंग नहीं होगा लेकिन आप इतना कर सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है आप खुद के उस पर आप सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत घर से मंगा लिया, लेकिन आप यहाँ पर मास्टर्स करते हुए आप साथ में कुछ स्टूडेंट जॉब कर सकते हो या फिर टीए वगैरह का जॉब कर सकते हो और आराम से अपने आप को सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बताया पहला पार्ट कि फ़ी कितना लगता है या फिर पैसा कितना लगता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के लिए आपका ये चीज़ है। एंड एग्जैक्टली मैंने मास्टर्स में अप्लाई नहीं किया था यहाँ पर, मैंने सीधा पीएचडी में अप्लाई किया था। तो मेरा यहाँ पर स्टार्टिंग का 1 साल के लिए स्टाइपेंड टाइप का था, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, तो मेरे को ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह नहीं बनाना पड़ा था, है ना। लेकिन मास्टर्स में अगर डायरेक्टली अप्लाई करते हो बिना कोई फंडिंग के, तो आई थिंक आप लोग को स्टार्टिंग में ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है कि इतना अमाउंट जो है वो आपके पास है। ठीक है, तो ये प्रोसेस के बारे में जो है थोड़ा सा आप लोग गूगल करके और सर्च कर सकते हो, या फिर जिसने मास्टर्स यहाँ पर अप्लाई किया उससे जान सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन फ़ी के बारे में हो गया। ठीक है, अब दूसरा आते हैं प्रोसेस के बारे में कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा। तो ये जो भी मैं अभी बताऊंगा ये सारा का सारा जो रहेगा ये मास्टर्स इन डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स TUM से, ठीक है, उसके बारे में रहेगा। लेकिन बाकी के लिए भी आप सिमिलर प्रोसेस फॉलो कर सकते हो और फिर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गूगल पर जाके आपको सर्च करना है TUM मास्टर्स इन डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, या फिर जो भी फील्ड में आप मास्टर्स करना चाहो। मान लो कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करना चाहो तो उसका मास्टर्स, ठीक है, या फिर आप कोई भी जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी फील्ड में आप करना चाहो, जो भी यूनिवर्सिटी से करना चाहो, तो उसका आप गूगल में जाके सर्च कर लो। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो सारे के सारे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्रोसेस में जाने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मास्टर्स करने का स्कोप क्या है एंड मास्टर्स करने के बाद यहाँ पर कितने अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मास्टर्स करने के बाद क्या वहाँ पर जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना पैसा आप कमाओगे। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आप मास्टर्स चाहे आप इंफॉर्मेटिक्स के फील्ड में करो, है ना, मतलब कंप्यूटर साइंस के फील्ड में करो, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में करो, तो या फिर आप लाइफ साइंसेस के फील्ड में करो, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं। लाइफ साइंसेस में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, और इंफॉर्मेटिक्स का तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जॉब्स इसी फील्ड में रहते हैं। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं, बहुत सारी वेल एस्टैब्लिश कंपनीज़ भी हैं, और स्पेशली जो ये डेटा साइंस का फील्ड है इसमें अभी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में भी करते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हो, तो यहाँ पर काफ़ी सारी आपकी जितने भी ये सारे जो कार की कंपनीज़ है, BMW, ऑडी, ठीक है, ये सब सारी जितने भी आपके मर्सिडीज़, जितने भी कार कंपनीज़ है ना, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी बड़ा कंपनी है सीमेंस, तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो है आपको कोई भी कमी नहीं रहेगा। यहाँ पर मास्टर्स करने के बाद जो है आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट क्या है कंपेयर टू इंडिया, कि इंडिया में क्या होता है कि कैंपस रिक्रूटमेंट होता है ना, कि अगर आप IIT से हो, ठीक है, तो कंपनीज IIT में जाती हैं, फिर वहाँ से रिक्रूट करती हैं। ठीक है, तो इंडिया में एक वहीं पर जो है वहीं से एक डिफरेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, IIT वालों का, फिर बाहर वालों का, ऐसे करके। ठीक है, तो सैलरी में भी डिफरेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्टली कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं होता, मतलब कंपनी कैंपस जाके नहीं रिक्रूट करती है। आपने जहाँ से भी आप मास्टर्स कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, उसके बाद आप लोग इंटर्नशिप के लिए जनरली अप्लाई करते हैं लोग कंपनीज़ में, हैं, तो आप अपना नेटवर्क बिल्ड करते हो, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो। फिर जहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हो अगर वहीं पर अच्छा परफॉर्मेंस हो गया तो वहीं पर जो है आप फिर जॉब में अपना कन्वर्ट करवा लेते हो। ठीक है, तो इस टाइप से जो है यहाँ पर अब अप्लाई होता है कि आप जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना नेटवर्क बनाते जाओ, इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करो, एंड देन वहीं पर जॉब कन्वर्ट करो या फिर और जगह अप्लाई करो, एंड देन आपको जॉब मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये यहाँ का सिस्टम है। अब आते हैं प्रोसेस पे, ठीक है, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर मास्टर्स का प्रोसेस के बारे में जाऊँ, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको जो दो चीज़ दिखाने पड़ेंगे, एक पहला है, और ये सारा ये जो कोर्स है ये इंग्लिश में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे रहेंगे जो कि जर्मन में रहेंगे, ठीक है, और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी रहेंगे जो इंग्लिश में रहेगा। तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उस पर्टिकुलर जो भी कोर्स है मास्टर्स का, उसके वेबसाइट में जाके आपको देखना पड़ेगा कि वो कोर्स इंग्लिश में है या फिर जर्मन में है, ठीक है। तो ये वाला जो है डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स मास्टर्स TUM से, ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको प्रूफ ऑफ इंग्लिश दिखाना पड़ेगा कि आपका इंग्लिश नॉलेज जो है वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर आपका बैचलर्स इंग्लिश में है पूरा का पूरा, तो फिर आप अपने एक यूनिवर्सिटी से जो है एक साइन करवा के भेज सकते हो डॉक्यूमेंट कि आपका जो सारा पढ़ाई है, जो बैचलर्स आपने किया वहाँ पर है, जो बैचलर्स थीसिस लिखा या फिर जो बैचलर्स प्रोजेक्ट किया या फिर पूरा का पूरा जो बैचलर्स है एजुकेशन, वो आपका इंग्लिश में है। तो वो एक लेटर जो है आप लिखवा सकते हो, तो उससे जो है फिर आपका इंग्लिश का वहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर आप कोई भी जो स्टैंडर्ड इंग्लिश का टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, IELTS वगैरह, वो दे सकते हो, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो है आपका GRE का जनरल टेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, जनरली आपको GRE जो है US के लिए चाहिए रहता है। जर्मनी में मेरे को जितना पता था कि GRE उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन ये TUM के ये मास्टर्स की वेबसाइट में जो है मैंशनड है कि आपको GRE जनरल टेस्ट देना है, ठीक है। अब GRE जनरल टेस्ट में क्या होता है कि उसमें 3 पोर्शंस रहते हैं, ठीक है, एटलीस्ट जितना मेरे को याद है अपने टाइम से, कि एक वर्बल रहता है, एक आपका क्वांट रहता है, और फिर एक आपका एनालिटिकल राइटिंग होता है। तो जो GRE का सबसे जो टफ पार्ट होता है वो आपका वर्बल होता है, ठीक है, कि आपको वोकेबलरी आपका कितना स्ट्रांग है इंग्लिश का, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है वो कितना स्ट्रांग है। तो वो वर्बल रीजनिंग जो है वो मेन मुश्किल रहता है। लेकिन अच्छा बात क्या है यहाँ पर TUM में कि इन लोगों ने बोला है कि जो वर्बल रीजनिंग वाला जो मार्क्स है वो ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लोग बस आपका जो क्वांट वाला पार्ट है उसको कंसिडर करेंगे, और जो आपका एनालिटिकल राइटिंग है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो क्वांट जो है वो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो 170 होता है टोटल मार्क्स, वर्बल का भी 170 होता है, क्वांट का भी 170 होता है। तो मैंने खुद जब GRE दिया था तो मेरा क्वांट में 169 आउट ऑफ 170 आया था, और वर्बल में 155 आउट ऑफ 170, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा 169 आ गया इसलिए बहुत इजी है या फिर जो भी है, लेकिन सही में काफ़ी इजी रहता है। तो अगर आप लोग अभी भी रजिस्टर करोगे इसमें, तो क्वांट के लिए जो है थोड़ा, मतलब इसका GRE का ऑफिशियल मटेरियल आता है ETS का, उसको आप लोग डाउनलोड करो या फिर वो बुक के खरीद लो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, तो आराम से आपका हो जाएगा, है ना। क्वांट वाला जो सेक्शन है उसके लिए आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है कि 157 आउट ऑफ 170, तो उतना तो आराम से आ जाएगा। और एनालिटिकल राइटिंग है वो टोटल 6.0 में उसका ग्रेडिंग होता है, तो उसमें भी 3.5 ही चाहिए आपको, ठीक है। तो वो भी आपका आ जाएगा। तो आप GRE जनरल टेस्ट आपको देना होगा, और इसमें क्योंकि बस क्वांट पर फोकस करते हैं ये लोग, क्वांट का मार्क्स को, तो आपको तैयारी के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप लोग आराम से दे सकते हो, ठीक है। और फिर इंस्टीट्यूट कोड है इनका 7806 डिपार्टमेंट 5199, तो वो कोड देना पड़ता है वहाँ पर जब आप GRE देते हो कि आपको मार्क्स कहाँ पर भेजना है। तो ये सारे डिटेल्स जो है वेबसाइट पर मैंशनड है, ठीक है। तो ये हो गया आपको कि GRE आपको देना है इंग्लिश के लिए, आप अपना बैचलर्स वाला बोल सकते हो। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन डेडलाइन कब है, ठीक है। तो एप्लीकेशन डेडलाइन कब है, तो अगर मान लो कि आप समर सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर जो है 2 सेमेस्टर के सिस्टम में आपका डिवाइडेड रहता है, एक समर सेमेस्टर, एक विंटर सेमेस्टर। तो समर सेमेस्टर क्या होता है कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 30 सितंबर तक, ठीक है, ये आपका समर सेमेस्टर होता है। तो अगर आप लोग 2022 का 1 अप्रैल से 30 सितंबर ये समर सेमेस्टर के लिए टारगेट कर रहे हो अप्लाई करने के लिए मास्टर्स, तो फिर इसका जो डेडलाइन है वो है, या फिर एप्लीकेशन जो पीरियड है वो है सितंबर 1 से स्टार्ट है, और फिर दिसंबर 18 तक इसका डेडलाइन है। लेकिन जो स्टूडेंट्स लोग को वीज़ा चाहिए रहेगा उनके लिए रिकमेंडेड डेडलाइन जो है वो अक्टूबर 31 है, ठीक है। तो अभी जो अक्टूबर 31 आने वाला है वो आपका डेडलाइन है, ठीक है। और नेक्स्ट अब क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या सब चाहिए रहेगा,
ठीक है। तो पहला जो है इसमें आपको वही एक एप्लीकेशन, वहाँ पर उनके वेबसाइट है ना, TUM ऑनलाइन, तो वहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वहाँ पर वो आंसर मतलब अपना डेटा फिल करना पड़ेगा। तो वो पहला चीज़ हो गया। फिर आपको एक CV देना पड़ेगा, है ना, CV या फिर रेज्यूमे। तो जो भी आपका सारा बैचलर्स का और इसको एकेडमिक CV की तरह बनाइएगा, है ना, कि आपका एजुकेशन कहाँ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, जो भी आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि ये साल से ये साल तक यहाँ पर ये एजुकेशन, ये साल से यहाँ पर ये एजुकेशन, ये जॉब, जो भी है उस ऑर्डर में जो है आपको एक प्रॉपर CV बनाना है। आपने आपका ग्रेड क्या है ये सब सारा चीज़ मेंशन कर सकते हो। अगर आपने इंटर्नशिप वगैरह कहीं पर किया है वो सारा चीज़ मेंशन कर सकते हो। जो प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया है वो सारा चीज़ मेंशन कर सकते हो। जो कोर्सेज आपने लिए हैं वो सारा जो है वो मेंशन कर सकते हो। अपना अवार्ड्स, अचीवमेंट्स या फिर कोई सोशल एक्टिविटी या फिर कहीं पर भी कुछ भी, ये सब सारा जो है आप लोग अपने CV में डाल सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका एक पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए रहेगा, ठीक है, या फिर कवर लेटर बोलते हैं या फिर लेटर ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा और अपना मोटिवेशन के बारे में बताना है कि आप क्यों ये प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, है ना, क्यों आप आना चाहते हो यहाँ पर, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे इस फील्ड में इंटरेस्टेड हुए, क्यों आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और पर्सनल टाइप का होना चाहिए कि आपका जो भी पर्सनैलिटी है ना, आपके बारे में, आपके खुद के बारे में जो है ये लोग और जानना चाहते हैं थोड़ा पर्सनल लेवल पे, है ना। तो थोड़ा सा अपने बारे में और उस टाइप से आपको बताना है, ठीक है। तो ये लेटर ऑफ मोटिवेशन रहेगा। फिर इनके वेबसाइट पर जो है जाके आपको एक एस्से का टॉपिक मिलेगा कुछ, और वो टॉपिक पर आपको एक एस्से सबमिट करना है, ठीक है। कि जैसे मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर जो हमारा लाइफ है उस पर कितना इन्फ्लुएंस होगा, है ना, इस सब टाइप का जो टॉपिक आपको मिल सकता है उसके ऊपर आपको एस्से लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको जो, और ये लोग यहाँ पर एटलीस्ट ये प्रोग्राम में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो बैचलर्स में सब्जेक्ट किया है तो वो कितना मैच कर रहा है आपका ये जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। तो या फिर जो बैचलर्स इन इंफॉर्मेटिक्स होता है यहाँ पर उसके साथ कितने सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं, या फिर तो ये क्या है, ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है MSc डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, तो ऐसे ही एक और प्रोग्राम है TUM में मैथमेटिक्स इन डेटा साइंस, ठीक है। तो ये दोनों मिलके जो है ये डेटा साइंस में मास्टर्स चलाते हैं, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया है वो जनरली ये है कि या तो आपका बैचलर्स जो है वो मैथमेटिक्स में होना चाहिए विथ सम इंफॉर्मेटिक्स के कोर्सेज, ठीक है, या फिर आपका इंफॉर्मेटिक्स में होना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इसमें होना चाहिए विद दी सब्जेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सब जो है अगर आपका मैच कर रहा है कि इनका जो बैचलर्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन इनके वेबसाइट पर है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ अगर मैच हो रहा है तो आपका सिलेक्शन का काफ़ी हाई चांसेस है ना। अगर आपका ग्रेड्स भी अच्छे हैं तो फिर सिलेक्शन का चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये लोग अलग अलग चीज़ पर रैंक करते हैं कि CV पर कितना पॉइंट्स है ना, जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है उसके ऊपर कितना पॉइंट्स, जो आपका सारा ग्रेड कार्ड है उसके ऊपर कितना पॉइंट्स, ये सारा चीज़, ठीक है। और फिर आपको वही है जो एनालिसिस ऑफ करिकुलम है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, क्या लिया, ये सब सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा। फिर बैचलर सर्टिफिकेट विद ग्रेड्स ये सारा देना पड़ेगा, करिकुलम बताना पड़ेगा प्रीवियस यूनिवर्सिटी का, वो सारा चीज़ देना पड़ेगा। फिर एक जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक यूनी असिस्ट करके है, ठीक है। तो यूनी असिस्ट क्या होता है कि वो लोग ये देखते हैं कि आप मास्टर्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है। तो यूनी असिस्ट में जो है आपको पहले अपना जितना भी बैचलर्स का डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आपको यूनी असिस्ट में कुरियर करना पड़ेगा, ठीक है, बाई पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर यूनी असिस्ट क्या करेगा कि जो भी आपके सर्टिफिकेट्स आए हैं, है ना, और वो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपका नोटराइज्ड होना चाहिए, मतलब कि आप फोटोकॉपी बनाओ फिर उसके बाद कोई भी लॉयर वगैरह से जो है आप उसको नोटराइज कर सकते हो। तो वो नोटराइज्ड होना चाहिए और उसको ये लोग वेरीफाई करेंगे एंड देन यूनी असिस्ट जो है वो TUM को बताएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आपका मास्टर्स में अप्लाई करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जितना भी चीज़ मैंने बताई ये सारा का सारा आपका TUM के वेबसाइट पर अवेलेबल है। गूगल पर बस आप सर्च कर लो कि TUM मास्टर्स इन डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा ये मास्टर्स का, तो वहाँ पर जाके आप और सारा डिटेल में पता कर सकते हो,
ठीक है। और ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल बताया ये मास्टर्स के लिए, लेकिन अब सेम प्रोसेस जो है आप कोई भी दूसरे मास्टर्स के लिए फॉलो कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, तो पहले जर्मनी में देख लो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं इस फील्ड में, ठीक है, तो वो सारे का लिस्ट बना लो, फिर उसके वेबसाइट पर जाके देखो कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या प्रोसेस है ना, एंड उस हिसाब से अप्लाई करो, ठीक है। और जनरली जब अप्लाई करते हैं तो 5-6 कॉलेज या फिर 8-10 कॉलेज में अप्लाई कर लेना चाहिए, है ना। और यहाँ पर एप्लीकेशन का कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है, कोई फ़ी नहीं लग रहा है, तो फिर जितना भी अप्लाई करोगे तो उससे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अलग अलग लेवल के, जैसे TUM टॉप का हो गया तो एक उसमें कर दिया, ठीक है, LMU भी टॉप में ही आता है, एक उसमें कर दिया, फिर उसके बाद TU बर्लिन में कर दिया, KIT कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सब टॉप टॉप के हो गए। फिर आप कुछ जो है जहाँ पर उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा तो वो सारे TU, तो TU जनरली यहाँ पर क्या होता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंजीनियरिंग फोकस्ड होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, एंड देन आपके फील्ड में, आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जो भी आपको लग रहा है प्रोग्राम्स, उसके बारे में जाके आप वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालो, एंड देन आप जो है अप्लाई करो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को तो मेरा ये वीडियो में एम यही था कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाए। तो आपको अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड देन मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, अगर वो सारे आंसर्स मुझे पता है तो, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, एंड देन कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो और क्या डाउट्स हैं आपके, ठीक है। एंड देन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपको और किस टॉपिक पे चाहिए तो वो सब आप कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड जस्ट अप्लाई करो, ठीक है, काफ़ी अच्छा कंट्री है। एंड लैंग्वेज का, अच्छा चलो ये एक लास्ट में बता देता हूँ कि लैंग्वेज जो है, काफ़ी सारे लोग को ये लगता है कि यहाँ पर आके जॉब मिलने में जो है वो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज। तो लेकिन आपका जो, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, IT फील्ड में हो, ठीक है, तब आपको बिना लैंग्वेज के भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लाइंट फेसिंग जॉब नहीं है, मतलब कहीं पर आपको कम्युनिकेट नहीं करना है, आपको बस कंप्यूटर में बैठ के अपना काम करना है, ठीक है, तब फिर लैंग्वेज का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन और आजकल जो नए नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, जैसे है ना, बर्लिन में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, म्यूनिक में भी स्टार्टअप्स हैं, तो ये स्टार्टअप्स में मोस्टली इंग्लिश में लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, ठीक है, स्पेशली जो IT फील्ड के स्टार्टअप्स रहते हैं, तो उसमें आपको जो है लैंग्वेज नहीं चाहिए रहता है। लेकिन 2 साल जो भी आप आओगे तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि साथ में जो है मास्टर के साथ साथ में लैंग्वेज को भी सीखते रहो, है ना। थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज है, लेकिन साथ में अगर करते रहोगे, कंटिन्यूसली करते रहोगे तो धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट होते रहेगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म स्टे करने का सोच रहे हो तब फिर डेफिनेटली लैंग्वेज जो है वो सीखना चाहिए। तो जैसे आप मास्टर्स कर रहे हो यहाँ पर, तो साथ में जो है लैंग्वेज को भी सीखते रहो, ठीक है, और विथ टाइम जो अपने आप इम्प्रूव होते रहेगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी और क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिख सकते हो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो को लाइक करो।